बोले सो निहाल। बोलिए भारत माता की। यहां की कैंडिडेट बीबा परमपाल जी कौर, दयाल सोढ़ी जी प्रदेश के महामंत्री, शिवराज जी चौधरी लोकसभा इंचार्ज, मंगतराम बंसल लोकसभा संयोजक, श्री जगदीप सिंह नकई प्रदेश उपाध्यक्ष, मोना जायसवाल प्रदेश उपाध्यक्ष, विनोद कुमार बिंटा लोकसभा सह संयोजक, स्वरूप चंद सिंगला जिलाध्यक्ष, राकेश जैन जिलाध्यक्ष मानसा, सतीश असीजा, मुक्तसर साहिब, गुरप्रीत सिंह मलूका वरिष्ठ बीजेपी लीडर, हरमिंदर सिंह जस्सी सीनियर बीजेपी लीडर, राकेश जी लोकसभा इंचार्ज, मनप्रीत सिंह बादल प्रदेश कोर कमेटी मेंबर। यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, इस स्थान पर लंबे समय के बाद किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के लिए आप सबके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। आप सबने तालियां बजाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन मैं मानता हूं स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, जब भी मैं पंजाब आता हूं, हमसे या कोई पूछे पंजाब किसे कहते हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, पराक्रम, बल, साहस, शौर्य और देशभक्ति का संगम जिस धरती पर होता है उसे ही हम पंजाब कहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह धरती गुरु नानक देव के धर्म की धरती है, गुरु नानक देव जी के ज्ञान की धरती है, गुरु नानक देव की दर्शन की यह धरती है। समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए गुरु नानक साहब ने अपनी सारी जिंदगी खपाने का काम किया है। गुरु नानक देव जी के आदेशों के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय केंद्र में चल रही है। और आपने देखा होगा, जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बहनों भाइयों, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्टेचर बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कोई बात बोलता था तो भारत की बातों को जितना सीरियसली लिया जाना चाहिए उतनी सीरियसली नहीं लिया जाता था। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कोई बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। मेरे बहनों भाइयों, देश की इकॉनमी, धन दौलत के मामले में भारत के बारे में सारी दुनिया में यह धारणा थी, यह गरीबों का देश है भारत, यह कमजोर लोगों का यह देश है भारत। इस भारत के बारे में सारी दुनिया में आज यह धारणा बदल चुकी है। यहां तक धन दौलत का प्रश्न है, इकॉनमी का प्रश्न है। 2004 से लेकर 2014 तक दुनिया के देशों में हमारी इकॉनमी, हमारे अर्थव्यवस्था का आकार यानी धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में भारत 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 वर्षों के अंदर वह करिश्मा कर दिया कि हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, मेरे बहनों भाइयों, वह जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर खड़ा हो गया है। मैं ही नहीं बल्कि दुनिया के अर्थशास्त्री और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म सब इस बात का दावा कर रही हैं, दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इकॉनमी, दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो मेरे बहनों भाइयों वो हमारे और आपके देश या भारत की है। मेरे बहनों भाइयों, लोगों का मानना है भारत यदि मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे ही आगे बढ़ता गया तो वह दिन दूर नहीं है, यानी 2027 आते आते हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा।
मेरे बहनों भाइयों, एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा, तीसरा देश दुनिया में कोई होगा तो हमारा और आपका देश, यह भारत होगा। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का यह संकल्प है, 2047 तक भारत को हम दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में खड़ा करेंगे। यह कोई छोटा संकल्प नहीं है, यह छोटी प्रतिज्ञा नहीं है। और मैं जितना जानता हूं अर्थशास्त्र, जितनी इकोनॉमिक्स मैं जानता हूं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2070 2075 आते आते हमारा भारत यह दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा। सबसे रिच कंट्री दुनिया की यह भारत होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। अभी हमारी बीबा परमपाल जी चर्चा कर रही थी रूस और यूक्रेन की लड़ाई की। बहनों भाइयों, पिछले 2 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। आपने देखा होगा रूस की तरफ से भी तो बम, गोले, मिसाइल लगातार यूक्रेन के ऊपर चल रहे हैं और यूक्रेन की तरफ से भी लगातार तोप, बम, गोले और मिसाइल चलाई जा रही है। जब यह युद्ध शुरू हुआ था उस समय भारत के हमारे बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करते थे। कोई मेडिकल की एजुकेशन ले रहा था, कोई इंजीनियरिंग की ले रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे उन्हें इस बात की चिंता हुई क्या होगा हमारे बच्चों का यदि रूस की तरफ से कोई मिसाइल आकर हमारे बच्चे जहां रहते हैं वहां उस बिल्डिंग पर गिर गई, हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो आंखों में आंसू लेकर उनके माता पिता हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले। और बहनों भाइयों, आपको जानकर गौरव होगा, स्वाभिमान की भावना आपकी जाग उठेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उसका साक्षी मैं हूं। उन्होंने टेलीफोन मिलाकर रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 भारत के रहने वाले नौजवान वहां से चलकर भारत आ गए। जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया उस काम को यदि किसी ने किया है मेरे बहनों भाइयों तो हमारी सरकार ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस बार प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यहां तक पंजाब की सरकार का सवाल है, आपने देखा इनके नेता केजरीवाल जी जो यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वह पहले यह कहते रहे हमारी यदि सरकार बन गई तो सारी शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। बहनों भाइयों, इनकी सरकार बनने के बाद दिल्ली के गली गली में शराब की दुकानें खुली हैं। पंजाब की हालत नशे के मामले में कैसी है आप अच्छी तरह जानते हैं। किट्टा वाइन, हीरोइन, वाइन खुलेआम पंजाब में चल रहा है। बहनों भाइयों, आज मैं अपील करने आया हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में आप अवसर दे दो। बहनों भाइयों, मैं देखता हूं कौन यहां पर किट्टा वाइन, हीरोइन और यहां पर शराब का व्यापार कर पाता है। मैं डंके की चोट पर मैं कहना चाहता हूं कोई हिम्मत नहीं करेगा। यहां के बच्चों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ऐसी ही सरकार होनी चाहिए? अजीबोगरीब स्थिति इन लोगों ने बना दी है। जो कहते हैं मेरे बहनों भाइयों ये लोग करते नहीं। शराब बंद करने की बात कही थी लेकिन शराब का इन्होंने घोटाला कर डाला और शराब घोटाले के मामले में ये जेल की हवा खा रहे हैं। केवल 20 दिनों के लिए अदालत ने इनको परमिशन दी है कि आप बाहर जा सकते हैं, अपनी कन्वेंसिंग कर सकते हैं। 1 जून के बाद फिर से यह जेल के अंदर होंगे मेरे बहनों भाइयों, फिर से यह जेल के अंदर होंगे। यह कहते हैं कि जितने विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं मोदी जी उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की
जांच करा रहे हैं। बहनों भाइयों, ईडी, आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कांग्रेस के शासनकाल में इसी ईडी ने केवल 32 लाख रुपया, 32 लाख रुपये इन्होंने जब्त किए थे। लेकिन जानते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ हमारी गवर्नमेंट जो कैंपेन चलाया है, उसके परिणाम स्वरूप 22,000 करोड़ से अधिक की धनराशि हमारी सरकार के, हमारी ईडी और सीबीआई ने जब्त की है। और यहां तक कि 1 लाख करोड़ से अधिक लोगों की संपत्ति जब्त करने का काम हमारी ईडी सीबीआई ने किया है। मेरे बहनों भाई, ये लोग चाहते हैं कि करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। करप्शन के खिलाफ मेरे बहनों भाइयों यदि कार्रवाई नहीं होगी तो भारत को जैसा हम धनवान भारत बनाना चाहते हैं, भारत को जैसा हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, भारत को हम जैसा ताकतवर भारत बनाना चाहते हैं, वो कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। अब ये दूसरा आरोप लगाते हैं हम लोगों के ऊपर, कहते हैं साहब इनको 400 सीटें मिल जाएंगी तो इस देश में ये तानाशाही लागू कर देंगे, भारत के संविधान में यह परिवर्तन कर देंगे। बहनों भाइयों, 132 बार इस आजाद भारत में 132 टाइम सरकारों को, चुनी हुई इलेक्टेड गवर्नमेंट को भंग करने का काम यदि किसी ने किया है तो इन लोगों ने किया है। और मोर देन 70 टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने का काम, भंग करने का काम इन लोगों ने किया है। और हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इनकी गवर्नमेंट आएगी तो देश में तानाशाही तोड़ देंगे। बहनों भाइयों, इतना ही नहीं, यह देश को कमजोर करने की इनकी एक ऐसे साजिश चल रही है। आपके यहां के एक मिस्टर चरणजीत सिंह जी चन्नी हैं, जब हमारे सेना के जवानों पर पुंछ में कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया तो वह कहते हैं कि इलेक्शन स्टंट है। बहनों भाइयों, हमारे सेना का जवान अपने सीने का बटन खोलकर भारत की सीमाओं की रक्षा करता है और उसको कहते हैं यह इलेक्शन स्टंट है। आतंकवाद, कांग्रेस की हुकूमत थी, आतंकवाद का बोलबाला सारे हिंदुस्तान में। शायद ही ऐसा कोई राज्य था जो आतंकवाद के संकट से बचा हुआ था, शायद ही कोई एक राज्य था जहां पर की आतंकवादी वारदातें न हुई। लेकिन आप देख रहे हैं आज हालात कितने बदल गए हैं। अब 1-2 महीने में छिटपुट आतंकवाद की घटनाओं को छोड़कर केवल हो भी रही है तो कश्मीर में हो रही है और हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई आतंकवादी वारदात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। यह है हमारी सरकार की ताकत। मैं याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस की सरकार 2008 में मुंबई में आतंकवादी वारदात हुई थी। उस समय वहां के स्टेट के होम मिनिस्टर ने यह कहा था, अरे भाई इस प्रकार की आतंकवादी वारदातें तो होती रहती, बड़े बड़े हमारे अधिकारी मारे गए, बड़ी संख्या में लोग मारे गए और उस आतंकवाद को इतने हल्के तरीके से ये लेते। बहनों भाइयों, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, मैं बतला देना चाहता हूं, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। हमारे देश के सेना के जवानों के अंदर वह कुव्वत है, जरूरत पड़ी हम सीमा के इस पार मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो हम सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। मेरे बहनों भाइयों, आज ये हमारे देश की ताकत है। देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, नागरिकता कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता कानून को लेकर लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बहनों भाइयों, 2014 में सरकार बनी थी, मैं होम मिनिस्टर था। मुझे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से बहुत सारे सिख
हिंदू अपनी फैमिलीज के साथ भाग कर आए हैं और दिल्ली में मजनू के टीला पर बेचारे जिस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं, वहां न पीने के लिए पानी था, न कोई टॉयलेट थी। साहब, एक बार आप चलकर अपनी आंखों से देखिए। बहनों भाइयों, मैं स्वयं होम मिनिस्टर के रूप में चलकर दिल्ली के उस मजनू टीला पर देखा। मैंने देखा कि हम वहां से आई हुई, चाहे सिख हो तो हिंदू हो, माताएं बहनें किस प्रकार की जलालत की जिंदगी जी रही थी। आते ही मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से चर्चा की और मैंने कहा, मोदी जी, अब इस पर एक नागरिकता कानून बनाया जाना चाहिए। मोदी जी ने कहा, राजनाथ सिंह गो अहेड। और मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों ने नागरिकता कानून बनाया, हम लोगों ने नागरिकता कानून बनाया, जिसका भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न होगा, यदि वह भारत आता है तो ससम्मान उसको हम भारत की नागरिकता देंगे, भारत की सिटीजनशिप देंगे। इन सब सारी चीजों की ओर किसी का ध्यान गया है बहनों भाइयों, तो हमारी ही सरकार का गया। कांग्रेस ने कभी भी इनकी चिंता नहीं की। और भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अब धरती की ही बात नहीं करता है बहनों भाइयों, सूर्य की भी बात करता है, चंद्रमा की भी बात करता है, मंगल ग्रह की भी बात करता है। आपने देखा होगा, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने यह कोशिश की थी कि हम चंद्रमा तक पहुंचे, लेकिन जब कामयाबी उनको नहीं मिल पाई तो उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से मिलकर उनकी पीठ थपथपाई थी और यह कहा था, मेरे बहादुर वैज्ञानिकों, चिंता मत करो, जितने पैसे की जरूरत होगी आपको मुहैया कराया जाएगा। उनकी हौसला अफजाई की और उसके बाद ऐसे हालात पैदा हो गए कि हमारे देश के बहादुर वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 तैयार कर दिया बहनों भाइयों, और वह चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचकर वहां पर उसका लैंडर लैंड कर गया मेरे बहनों भाइयों। और चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला यह भारत, यह दुनिया का यह अकेला देश बन गया। हर दृष्टि से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, आपका अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सारे देश कह रहे हैं, सारे राजनीतिक विश्लेषक इस सच्चाई को मानते हैं। राहुल जी की हालत यह हो गई कि पाकिस्तान के फार्मर मिनिस्टर मिस्टर फवाद हुसैन इनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, वह कह राहुल ऑन फायर। बहनों भाइयों, यह बात समझ में नहीं आती। भारत के लोगों के द्वारा इनका समर्थन तो नहीं हो रहा है, अब पाकिस्तान के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। पहले अमेठी हारे थे तो केरल चले गए, अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, अब रायबरेली से हारेंगे तो कहां जाएंगे यह मैं नहीं जानता, वह खुद ही जानते हैं और यह समय बतलाएगा। अजीबोगरीब स्थिति इन लोगों ने पैदा की और हम लोगों ने यह भी फैसला किया है मेरे बहनों भाइयों कि हम इस देश में बार बार चुनाव नहीं चाहते, क्योंकि समय की भी बर्बादी होती है और साथ ही साथ रिसोर्सेज, संसाधन की भी बर्बादी होती है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है, इस बार हमारी सरकार बन रही है, सरकार बनने के बाद 5 साल के अंदर ही 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था की जाएगी मेरे बहनों भाई। विधानसभा और लोकसभा ये चुनाव दोनों साथ होने चाहिए, यह हम लोगों का संकल्प है। ये लोग पहले भी बहुत सारी बातें करते रहे, लेकिन अपने किसी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया। इस काम को यदि कोई करेगा तो हम ही लोग करेंगे। और आज भारत के बारे में दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं 21st सेंचुरी, 21वीं सदी दुनिया में किसी देश की होने जा रही है तो हमारे और आपके देश भारत की होने जा रही है। बहनों भाइयों, ये दुनिया आज डंके की चोट पर बोल रही है। यह हैसियत आज हम लोगों की बनी। आप नौजवानों ने देखा होगा नेट के ऊपर अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर गारसेटी आज के कुछ दिनों पहले
एक किसी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, अमेरिका तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, सुपर पावर माना जाता है। वहां के एम्बेसडर ने यह कहा कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य देखना चाहते हो तो भारत आओ। इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य महसूस करना चाहते हो तो भारत आओ। इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर देन कम टू इंडिया, यदि भविष्य पर यदि काम करना चाहते हो तो दुनिया के दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं है, भारत में आओ, यहां काम करो। बहनों भाइयों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राजदूत ने यह बात कही है भारत के बारे में, तो भारत के बारे में बड़ी तेजी के साथ धारणा बदली है मेरे बहनों भाई। पंजाब की हालत देखकर मेरे बहनों भाइयों बेहद चिंता होती है हम लोगों को। क्या हो रहा है? माइनिंग, माफिया, ड्रग, शूटर गैंग, यह मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं और पूरी राज्य सरकार इस समय भारी कर्ज में है और यहां के मुख्यमंत्री मौज में है और यहां के मुख्यमंत्री बराबर अपने दिल्ली के दरबार में वहां पर हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं। पंजाब की नहीं चिंता नहीं रहती। इसीलिए मैं कहने आया हूं बहनों भाइयों कि आप सबका पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारी बीबा परमपाल कौर जी को प्राप्त होना चाहिए, अपील करने के लिए आया। बीबा परमपाल कौर जी की क्वालिफिकेशन, इनकी योग्यता को लेकर मैं समझता हूं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। और अभी पहली बार मैं बीबा परमपाल कौर को बोलते हुए पहली बार मैंने सुना है। और बहनों भाइयों, बीबा परमपाल कौर जिस तरीके से अपनी बातों को रख रही थी, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं, मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी बीबा परमपाल कौर यदि यहां से इलेक्ट होकर भारत की पार्लियामेंट में पहुंचती हैं तो पंजाब की सारी समस्याओं को इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से संसद में आवाज देने का काम बीबा परमपाल कौर करेंगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और मैं चाहता हूं कि सचमुच यदि बीबा परमपाल कौर को अपना समर्थन देना चाहते हैं, सारे लोग एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए और अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन बीबा परमपाल कौर को दीजिए। यही मैं आप सबसे अपील करता हूं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, बीबा परमपाल कौर को आपने जिता दिया। गवर्नमेंट बनने के बाद हमारी यह कोशिश होगी, मैं कहूंगा बीबा परमपाल जी कभी भी 6 महीने, साल, 1.5 साल के बाद फिर से हमको भटिंडा में बुला लेना। यहां मैं आऊंगा मेरे बहनों भाइयों, तो अपना वेलकम कराने के लिए नहीं, अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, बल्कि अपना मस्तक झुकाकर आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां पर आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।